तो दिल्ली में अगर चुनाव साथ साथ नहीं लड़ते तो जीत जाते। ये बयान दिया गया अभिषेक दत्त के द्वारा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। और अब इसे पूरे विधानसभा चुनावों से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी दिल्ली में और इसी के साथ आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी। लेकिन इंडी गठबंधन में इसे दरार भी माना जा रहा है, और जिसकी शुरुआत पोस्टरबाजी से हुई है। उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद से राजनीतिक माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे में इन दिनों 2 बड़ी सियासी तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन में हैं, पेपर लीक के खिलाफ कानून, युवाओं को रोजगार से लेकर किसानों के लिए बिजली बिल में राहत देने में लगे हैं। तो दूसरी ओर इंडी अलायंस में टूट की आहट बढ़ती जा रही है। राहुल और अखिलेश की लड़ाई का सबसे ताजा नमूना है ये पोस्टर, जिसमें अखिलेश को भविष्य का प्रधानमंत्री बताया गया है। अखिलेश यादव का जन्मदिन है, इसको लेकर के पूरा यह जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है, यानी कि जो मुख्य द्वार है, चारों तरफ से भरा पड़ा है इन बैनर पोस्टर से। लेकिन सबसे खास बात क्या है, खास बात की ओर मैं आपको ले चलना चाहता हूं। यहां पर मंजीत यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने यहां पर एक बैनर लगवाया है जिसमें लिखे हैं देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। आप देख सकते हैं सीधा सीधा। तो ये इसलिए भी है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। अखिलेश के लिए क्या लॉबिंग शुरू हो गई है? क्योंकि जैसे ही पोस्टर सामने आया, सियासत गर्माने लगी। बीजेपी इसे गठबंधन में टूट का संकेत बता रही है। तो इंडी गठबंधन का कहना है कि पोस्टर बीजेपी ने ही लगवा दिए हैं। प्रधानमंत्री पद कई वर्षों तक अब खाली नहीं होने वाला है, तो ये लोग सारी हरकतें करते रहें। पर एक बात तो स्पष्ट है कि इंडी अलायंस में जो अपनी अपनी एम्बिशन को लेकर प्रतिस्पर्धा है वो शुरू हो चुकी है, और ये फाइट फॉर एम्बिशन है, जिसके चलते ये कंफ्यूजन और बढ़ते जाने वाला है। पोस्टर से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता, या नहीं बन जाता, या बन जाता है। कार्यकर्ताओं का अपनी श्रद्धा होती है अपने नेताओं के किस तरह से मानते हैं। इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी में कोई कंपटीशन है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल गठबंधन ने 43 सीट जीत ली, लेकिन क्या ये जादू फीका होने लगा है? क्योंकि 37 सीटों वाली सपा अब राहुल की कांग्रेस को चिढ़ाने लगी है। अभी तो 2 लड़कों की दोस्ती फिर से हुई थी, लेकिन अब सपा कार्यकर्ताओं की मांग से मुश्किलें बढ़नी तय हैं। हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी 30 नंबर की पार्टी है। पहले कभी बीजेपी के भी 2 सांसद हुआ करते थे, हमारे तो फिर भी 37 हैं। तो बहुत जल्दी जो है हमारी पार्टी जो है 1 नंबर की पार्टी बनेगी। लोग चाहते हैं कि नई नस्ल और नए युवा जिस तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, हम वाकई में उनको मुख्यमंत्री ने बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ दिल्ली कूच कर चुके हैं। क्या ये उसका ही नतीजा है कि अब उनकी महत्वाकांक्षा सामने आ रही है? ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के कब तक साथ रह पाएंगे? योगी के खिलाफ 2027 तक नहीं चलेगा इंडी। पीएम पद पर राहुल वर्सेस अखिलेश तय है, क्योंकि ये पोस्टरबाजी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश के लिए पीएम पद की चाह सामने आ चुकी है। गठबंधन में सिर्फ अखिलेश ही नहीं, ममता की पार्टी भी कांग्रेस को स्पीकर चुनाव को लेकर तेवर दिखा चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जब संसद में आपका प्रोटेस्ट था, तो उसमें कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं था। दिल्ली में केजरीवाल बनाम कांग्रेस की लड़ाई सब देख रहे हैं। यानी मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बने राहुल के लिए ममता, केजरीवाल और अखिलेश चुनौती बन गए हैं। ये जो इंडिया गठबंधन है, उसके तहत हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता अच्छी जगह पे जाएं। एक मुहावरा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब उसे थोड़ा बदल दें, समाजवादियों के हसीन सपने। पहले वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते थे, उसके बैनर लगे। अब प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। और ये आत्ममुग्धता के अलावा कुछ नहीं है। या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि उन्होंने पोस्टर लगा दिया। मोदी को संसद में घेरने का प्लान बनाने वाली कांग्रेस अब क्या खुद ही गठबंधन में घिर गई है? 100 से भी कम सीटें लाकर वो इंडी की लीडर बनकर मानो प्राइम मिनिस्टर का तख्त चाहने लगी है। लेकिन क्या राहुल की राह में अखिलेश खड़े हो गए हैं? क्या भविष्य में दोनों के बीच पीएम पद पर खुली लड़ाई दिखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और ये बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति जो है बदहाली की कगार पर है। राज्यपाल ने श्वेत पत्र की मांग की और इसी बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई। आरबीआई की रिपोर्ट कहा जा रहा है कि सच्चाई पर ठप्पा लगाती है। पूरा मामला आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के बीच कई मुद्दों पर चल रही तनातनी कोई नई बात नहीं है। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल सरकार के काम करने के तौर तरीके और राज्य में फैले भ्रष्ट तंत्र पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये वार्निंग जारी करके पूरे देश को चौंका दिया है कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और पश्चिम बंगाल लगभग कंगाल होने की स्थिति में है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने इस बारे में बाकायदा सीएम ममता बनर्जी से इमरजेंसी कैबिनेट बुलाकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की। राज्यपाल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी इस बारे में जानकारी दी गई है। लिखा गया है, पश्चिम बंगाल में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की स्थिति है। गवर्नर इस स्थिति पर तत्काल इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग और श्वेत पत्र की मांग करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी बैठक की और उसके बाद उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई। ऐसे में गवर्नर सीवी आनंद बोस का ये संदेश काफी अहम माना जा रहा है। गवर्नर की इस चेतावनी को इस मायने में भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश के तमाम राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जो पश्चिम बंगाल के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है, क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट। साल 2023-24 के लिए पश्चिम बंगाल का राजस्व घाटा 1.8% है, जबकि बाकी राज्यों का राजस्व घाटा 0.2% है। पश्चिम बंगाल का राजस्व घाटा दूसरे राज्यों की तुलना में 9% ज्यादा है। 23-24 में बंगाल का राजकोषीय घाटा 3.8% रहने का अनुमान है, जो 15वें वित्त आयोग के अनुमान से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल का ऋण जीएसडीपी अनुपात 38.3% है, जबकि बाकी राज्य का औसत 27.6% है। आपको बता दें कि गवर्नर सीवी आनंद बोस की ये चेतावनी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की आमदनी के स्रोतों में बढ़ोतरी नगण्य है, तो वहीं पश्चिम बंगाल का खर्च बेहिसाब है। जबकि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जो केंद्रीय अनुदान पर सबसे ज्यादा निर्भर है। हालात ये है कि पश्चिम बंगाल के राजस्व का 5वां हिस्सा केंद्र से अनुदान के रूप में आता है। ऐसे में आरबीआई पहले भी बंगाल सरकार से अपने खर्चे, वहां फैले भ्रष्टाचार और रेवेन्यू मॉडल पर काम करने की सलाह दे चुका है। ऐसे में राज्यपाल सीवी आनंद बोस की इस चेतावनी को सीएम ममता बनर्जी कितनी गंभीरता से लेती है, इस पर नजर वाकई पूरे देश की रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।